मेरे प्यारे बच्चों, लॉकडाउन में आप सबके सब इस वर्ष सही अपने शेड्यूल के अनुसार अध्ययन नहीं कर पाए हैं। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि आप जो पिछड़ा हुआ कोर्स है उसको आगे बढ़ाते जाएं और यूट्यूब के साथ जुड़े रहेंगे, जिससे आपका कोर्स धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता जाएगा, नुकसान भी नहीं होगी। आज हम लोगों को देखना है केमिस्ट्री में 12वीं कक्षा के अध्याय 1 का ठोस अवस्था। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 6वीं 7वीं और पूर्व कक्षाओं में कि हमारा पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं और उन अवस्थाओं की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम लोग पहले अच्छे से देखे हुए हैं। फिर भी हम लोगों को इसमें ठोस प्रावस्था 12वीं कक्षा में पढ़ना है और इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है। पहले तो हम लोग जैसे सामान्यता देखते हैं उसको देखेंगे। ठोस प्रावस्था के बारे में, पदार्थ क्या है इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा जानकारी लेना है। सामान्यतः हम लोगों को मालूम है पहले से, कोई भी वस्तु जिन अवयवी कणों से मिलकर बनी होती है वो पदार्थ कहलाते हैं। और इस प्रकार से पदार्थ को मूलतः 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसमें से सबसे पहली अवस्था होती है ठोस, दूसरी अवस्था होती है द्रव और तीसरी अवस्था होती है गैस। अर्थात इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। इस अध्याय में हम लोगों को मुख्यतः ठोस प्रावस्था के बारे में पढ़ना है। तो देखना है पहले तीनों प्रावस्थाओं में मूलतः क्या अंतर होता है। सामान्य तौर से देखेंगे आप, ठोस प्रावस्था जो बनती है तो इसके अवयवी कण अत्यधिक नजदीक होते हैं और नजदीक होने के साथ ही इनके बीच उच्च अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। अब हमको पहले ये देखना है कि इनके बीच में उच्च अंतरा आणविक आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अधिकतम होता है। ये क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। उच्च अंतरा आणविक आकर्षण बल, ध्यान देंगे इसके नाम को आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है उच्च मीन्स अधिकतम, अंतरा आणविक आकर्षण बल अर्थात अणुओं के या रचक अवयवों के बीच पाए जाने वाला आकर्षण बल। अर्थात क्या स्पष्ट होता है कि ठोस प्रावस्था में पदार्थ जिन अवयवों से बना होता है उन अवयवों के बीच पाया जाने वाला आकर्षण बल अधिकतम होता है, जिसके कारण इनके बीच में उपस्थित रिक्तियों की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है। अर्थात इनमें रिक्तियां नथिंग के बराबर पाई जाती हैं। फलस्वरूप इनमें से और भी अंतर माने लक्षण जो होंगे उनको भी हम फिर विस्तृत में देंगे इनके लक्षण में। दूसरा देखेंगे द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में इनके बनाने वाले रचक अवयवों के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान ठोस की अपेक्षा कम जबकि गैस की अपेक्षा ज्यादा होता है, और जिसके कारण इनका आयतन तो निर्धारित हो जाता है द्रवावस्था में, लेकिन आकृति निश्चित नहीं हो पाती है। फलस्वरूप इनके रचक अवयवों के बीच रिक्तिकाएं भी ज्यादा पाई जाती हैं। जबकि हम लोग देख रहे थे अभी कि ठोस अवस्था में इनके अवयवी कणों के बीच रिक्तियां बिल्कुल नहीं होती, अर्थात एक दूसरे से सघन होते हैं, लेकिन द्रव अवस्था में इनके बीच रिक्तियां पाई जाती हैं। और तीसरी प्रावस्था जो गैस की होती है, तो गैस में रचक अवयव सामान्यतः एक दूसरे से दूरी पर होते हैं, अर्थात इनके रचक अवयवों के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल नगण्य होता है, जिसके कारण रिक्तिकाओं की संख्या अर्थात रिक्तियां बढ़ जाती हैं, और रिक्तियों के बढ़ जाने से ये कण दूर दूर हो जाते हैं, जिससे इनका आकार एवं आकृति दोनों ही कैसा होता है, अनियमित होता है, अर्थात परिवर्तनशील होता है। अर्थात दो पहलू में हम लोगों को लेके चलना है। ठोस प्रावस्था में इनके आकार अर्थात आकृति
और आयतन ये दोनों कन्फर्म होते हैं, अर्थात ये दोनों निश्चित होते हैं। जबकि द्रव अवस्था में केवल आयतन निश्चित होता है, इनका आकार नहीं बनता। इसका तात्पर्य हो गया कि यदि आप द्रव अवस्था में पदार्थ को किसी बॉटल में डालते हैं तो वो बॉटल का शेप ले लेता है। यदि आप उसको किसी खुले पात्र में डालते हैं तो वो उसी पात्र के आधार में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात द्रव का जो आकार होगा वो पात्र के अनुसार होगा। तीसरी प्रावस्था में हम लोग देखते हैं तो इसमें आकार एवं आयतन दोनों ही पदार्थ के परिवर्तनशील हो जाते हैं, अर्थात आप न तो गैस का आयतन निर्धारित कर सकते हैं और न ही इसके आकार को। सामान्य तौर से हम लोग एक उदाहरण में लेके चलते हैं। सामान्यतः जैसे आपने एक गुब्बारा लिया और जब गुब्बारे में निर्धारित आकार वाले गुब्बारे में आप गैस को भरते हैं तो इस आकार में गैस आकर के इसी गुब्बारे के आकार में निर्धारित कर लेती है आकार को अपने, और आयतन भी इसका गुब्बारे के बराबर हो जाता है। लेकिन जैसे आप इसको एक ठोस प्रावस्था वाले या ठोस किसी सिलेंडर में भर देते हैं गैस को, तो उस कंडीशन में गैस को आप दाब के साथ भरेंगे। जब दाब के साथ भर देते हैं तो गुब्बारे से छोटा आकार होने के बाद भी, अर्थात आयतन कम होने के बाद भी हमारी गुब्बारे में भरी हुई गैस पूर्णतः गैस सिलेंडर में फिलअप हो जाती है। साथ ही इसका आकार भी हमारा जो गुब्बारे के आकार का था वो कैसा हो जाता है, एक सिलेंडर या जिसमें हमने गैस को भरा है उसके आकार का हो जाता है। ठीक, तो अब इसके बाद में हम लोग चलेंगे इसमें ठोस अवस्था में मुख्यतः पदार्थ के कौन कौन से लक्षण होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनके लक्षण कौन कौन से होंगे। सामान्यतः अभी दो लक्षणों को हम लोग देख रहे थे, अर्थात इस अवस्था में ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। आकार एवं आयतन निश्चित होता है। नोट आप क्रमशः बनाते चलेंगे, या कि नोट बनने के बाद इसमें हम जैसे ही नोट कर देते हैं तो आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका पहला। दूसरा, इनके बीच अर्थात अवयवी कणों के बीच उच्च अंतरा आणविक आकर्षण बल कार्य करता है। तीसरा, ये दृढ़ होते हैं। ये दृढ़ होते हैं। चौथा, असंपीड्य होते हैं। इन्हें हम अभी समझाते हैं। असंपीड्य होते हैं। पांचवें में अवयवी कणों के बीच रिक्तिकाएं अत्यधिक कम होती हैं। अत्यधिक कम होती है। छठवें नंबर में हम लोग इसका एग्जाम्पल लेके चलेंगे। सामान्य तौर से जैसे आपके पास में टेबल है, कुर्सी है, आप कोई बाट लेते हैं, या जितनी भी आपके सामने दिखने वाली ठोस वस्तुएं हैं, जैसे डस्टर हो गया, ये सभी ठोस है। और निर्धारित जो भी हम लोग ऊपर लक्षणों को देख रहे थे, उन सभी लक्षणों को
ये पालन करती हैं। तो चलते हैं हम लोग एक बार फिर शुरू से इसको रिपीट कर देते हैं, सामान्य तौर से इनके बारे में देखेंगे। पहला, आकार एवं आयतन निश्चित होता है, इसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अर्थात ठोस को आप जैसे ही रख देते हैं तो ये एक निश्चित आकार में रहता है, अर्थात परिवर्तनशील नहीं होता है। दूसरा, आयतन भी निश्चित होता है, चाहे आप इसको किसी भी पात्र में या कितने ही पात्रों में बदलते रहें, इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। दूसरे नंबर में अवयवी कणों के बीच उच्च अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, अर्थात इनके अवयवी कण एक दूसरे को मजबूती के साथ पकड़े रहते हैं, एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। ये दृढ़ होते हैं। दृढ़ का तात्पर्य हो गया कि इनको चाहे हम कि हटा दें या एक दूसरे से पकड़ के अलग कर दें या दबाव डालें तो हम दबाव नहीं डाल पाएंगे, एक दूसरे से मजबूती से पकड़े होते हैं, दृढ़ता से पकड़े होते हैं। अगला रहता है असंपीड्य। असंपीड्य का तात्पर्य हो गया इनमें संपीडन का गुण नहीं होता, अर्थात इनमें हम दबाव नहीं डाल सकते। और पांचवें नंबर में है अवयवी कणों के बीच रिक्तिकाएं अत्यधिक कम होती हैं। रिक्तिकाएं अत्यधिक कम का तात्पर्य हो गया कि जब इनके बीच लगने वाले अंतराणविक आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है, उस समय पर अवयवी कण एक दूसरे से बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं, फलस्वरूप रिक्तिकाएं न्यून हो जाती हैं या बिल्कुल नगण्य के बराबर बचती हैं। ठीक, तो इनको ध्यान में रखेंगे और इसके बाद में इसको आप यदि नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें, अन्यथा आप इसको अपने स्क्रीन में फिक्स कर लें। फिर देखते हैं हम लोग ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार देखेंगे। मुख्यतः ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। दोनों को हम लोग साथ साथ अंतर के रूप में नोट कर लेते हैं। इसके बाद एक एक बिंदु पर हम चर्चा करके और उनको रिपीट करते चलेंगे। तो एक तरफ हम लोग नोट करेंगे इसमें क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरी तरफ अक्रिस्टलीय ठोस। बीच से इसको लाइन अप कर लेते हैं और एक तरफ इसमें हम पहला बिंदु ले लेते हैं, पहला पॉइंट, क्रिस्टलीय ठोस की ओर देखेंगे। इनकी संरचना में जो अवयवी कण होते हैं वो एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात संक्षिप्त में हम लोग नोट करेंगे इसको, अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित क्रम में होती है। दूसरी ओर देखेंगे, इनमें अनियमित होती है। नियमित न होना मीन्स कैसी होगी, अनियमित होती है। अर्थात अक्रिस्टलीय ठोसों में जो इनके रचक घटक होंगे उनका जो स्थायित्व होगा, अर्थात उनका फिक्सेशन होगा, उनको रखने का क्रम होगा, वो अनियमित क्रम होगा। दूसरा नंबर, इनके गलनांक निश्चित होते हैं। इनके गलनांक निश्चित होते हैं, जबकि इधर इनके गलनांक कैसे होंगे, अनिश्चित होते हैं।
तीसरे नंबर में इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं, अर्थात ये ट्रू सॉलिड जाने जाते हैं, ट्रू सॉलिड के नाम से वास्तविक ठोस होते हैं। जबकि इन्हें एमॉर्फस या स्यूडोसॉलिड अर्थात अतिशीतित द्रव, क्या कहेंगे इनको हम, अतिशीतित द्रव अर्थात या इसी को कहा जाता है झूठा ठोस, स्यूडोसॉलिड, स्यूडोसॉलिड या एमॉर्फस भी कहा जाता है। देखिए इनको ऊपर से एक बार, अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित क्रम में होती है। नियमित क्रम का तात्पर्य क्या हो गया, इसको ध्यान देंगे थोड़ा सा। सामान्य तौर से मान लीजिए हम लोगों के पास में एक ठोस है जिसमें से 1 2 4 इनके बीच में एक दूसरा आयन लगा हुआ है और फिर से यहाँ पर देखेंगे जैसे किसी भी ठोस को लेके चलते हैं, आयनिक ठोस में सामान्य तौर से इसमें एक प्लस आयन माइनस आयन या माइनस आयन प्लस आयन दोनों अल्टरनेट क्रम में रहेंगे और इनकी व्यवस्था अल्टरनेट क्रम में लगातार लगी रहती है। इसका सामान्य सीधा से आप देख के चलेंगे, किसी भी ठोस प्रावस्था में अवयवी कणों का जो व्यवस्था क्रम होता है वो एक लॉन्ग रेंज तक नियमित होता है, रेगुलर होता है। अर्थात चाहे आप किसी ठोस के कितने ही बड़े आकार को लेकर के क्यों न चले, उसके एक सिरे में जो व्यवस्था क्रम होगा वही उसके अनादर सिरे में भी व्यवस्था क्रम होगा, अर्थात इनके पैटर्न में कोई भी अंतर नहीं आएगा। लेकिन जैसे आप अक्रिस्टलीय ठोस में चलते हैं तो इनमें से भले ही आपको एक स्थान पर एक आयन मिल जाए फिर दूसरा आयन नियमित हो, लेकिन इनका क्रम ज्यादा समय तक आपको निर्धारित नहीं मिलेगा, कुछ समय के बाद में ये फिर परिवर्तित हो जाता है। ठीक, जैसे इसमें देखेंगे कुछ दूर तक आप देखेंगे इसमें प्लस है तो माइनस प्लस माइनस का रेंज आपको मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप और आगे बढ़ते हैं तो फिर इसमें कहीं कहीं पर डबल प्लस या डबल माइनस या अल्टरनेटिव क्रम में डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं इस कहने का तात्पर्य हो गया कि इनमें यदि केटायन एनायन अर्थात प्लस माइनस का रेंज मिलता भी है आपको तो वो एक छोटे रेंज तक रहेगा, छोटी दूरी तक रहेगा और जल्दी ही वो अनियमित क्रम में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम नियमित क्रम में माने नहीं रख सकते हैं। ठीक, तो पहले टर्म में हम लोग देख लिए, अर्थात अवयवी कणों की व्यवस्था एक नियमित क्रम में इनमें लॉन्ग रेंज तक होगी, जबकि इनमें एक शॉर्ट टर्म तक ही रहती है। नियमित देखेंगे हम तीन का रेंज बिल्कुल शॉर्ट होता है। दूसरे नंबर में देखेंगे इनके गलनांक निश्चित होते हैं, अर्थात जैसे आप किसी भी ठोस को लेके चलते हैं, जैसे लोहा हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, कोई अनदर मेटल हो गया, उसको जब आप गर्म करेंगे तो यदि उसका 1500, 2000, 2500 या उससे कम 300, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट है तो वो उतने टेम्परेचर में हर सीजन में अर्थात हर मौसम में और हर समय पर ही पिघलेगा। लेकिन आप यदि अक्रिस्टलीय ठोस में जैसे मान लीजिए आप प्लास्टिक को लेके चलते हैं तो इसको जैसे आप पिघलाना शुरू करेंगे तो इनका सामान्य तौर से एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट का एक रेंज होता है, अर्थात ये पहले नरम होंगे, नरम होने के बाद थोड़ा सा और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर लिक्विड स्टेज पर परिवर्तित होंगे, वो भी धीरे धीरे एक रेंज के साथ परिवर्तित होंगे। लेकिन लोहे को आप देखते हैं
कि जैसे आप लोहे को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद जब तक इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं आ जाएगा तब तक कितना ही रक्त तप्त क्यों न हो जाए, लाल क्यों न दिखने लगे, लेकिन वो सॉलिड अवस्था में ही रहेगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। लिक्विड में कन्वर्ट होगा वो तभी जब उसका एक निश्चित टेम्परेचर को वो प्राप्त कर लेता है। ठीक, अर्थात इनके गलनांक निश्चित होते हैं जबकि इनके अर्थात अक्रिस्टलीय ठोसों के अनिश्चित होते हैं। मीन्स इनका एक गलनांक का रेंज होता है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है। थर्ड नंबर में हम लोग लिखे हैं इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं। सामान्य तौर से जो भी हम लोगों के ठोस हैं वो वास्तविक होते हैं, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो ठोस नहीं होते हैं बल्कि द्रव होते हैं। और वो भी कैसे द्रव होते हैं, अतिशीतल द्रव, अर्थात अत्यधिक ठोस अवस्था में माने ठंडे किए हुए ठोस होते हैं। इसीलिए इनको हम स्यूडो सॉलिड या एमोर्फस सॉलिड भी कहा जाता है, एमोर्फस होते हैं। ठीक, इसमें से एक एग्जाम्पल आता है, यह कभी कभी पूछता भी है। जैसे एक क्वेश्चन आता था, इसमें अभी भी आता है, किसी भी घर में लगी हुई जो विंडो होती है उस विंडो का जो कांच होता है तो वो कांच एक निश्चित समय के बाद देखेंगे आप, इसको कहीं कहीं पर पूछा है एक दो बार। जैसे आपका एक विंडो हो गया, उस विंडो में आपके कांच लगे हुए हैं, यहाँ भी आपने ग्लास लगा दिया, यहाँ फिर ग्लास लगा दिया। जैसे जैसे कुछ समय बीतता जाता है तो इस ग्लास का जो लोअर पोर्शन होता है ये पोर्शन धीरे धीरे थिकनेस में कन्वर्ट होता जाता है, अर्थात मोटा होता जाता है, जबकि इसका जो टॉप पोर्शन होता है, ऊपरी भाग होता है, वो थिन होता जाता है, अर्थात पतला होता जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जैसे हमारा ग्लास हो गया, तो ये ठोस तो है लेकिन ये फिक्स नहीं है, इनमें से धीरे धीरे बहाव का क्रम चलता है, जिससे समय बीतने के साथ साथ निचले स्तर पर ज्यादा मटेरियल आ जाता है और ऊपर का मटेरियल धीरे धीरे पतला हो जाता है। इनका एक चौथा पॉइंट देखेंगे, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं विषम दैशिक होते हैं। इसका नाम थोड़ा सा आप लगाएंगे तो आपको अपोजिट दिखेगा, उल्टा दिखता है। विषम दैशिक होते हैं, जबकि ये समदैशिक होते हैं। समदैशिक होते हैं। अब इसको थोड़ा सा देख लेंगे। अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय के आकार में यदि उनके नाम के आधार पर आप लगाएंगे तो वहां थोड़ा सा आपको उल्टा दिखेगा। ठीक, तो इस पॉइंट को ही आपको पकड़ के रखना है कि क्रिस्टलीय ठोस की ओर जो भौतिक गुण होंगे इनके ये विषम दैशिक होंगे, अपोजिट क्रम में होंगे, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होंगे उनमें से ये समदैशिक होता है। अब चले एक एक करके हम इसमें देखते हैं। सामान्य तौर से इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर अल्टरनेट क्रम में लगे हुए हैं। ठीक, अब पहले इसको देखेंगे। विषम दैशिक होता क्या है? सामान्यतः ये किसी भी ठोस से जब आप किसी प्रकाश की किरण को निकालते हैं तो उस कंडीशन में प्रकाश के किरण के दिशा को परिवर्तित करने से उसके गुणों में परिवर्तन कौन कौन से आते हैं। जैसे ऊष्मा का चालकता हो गया, प्रकाश की चालन शक्ति हो गई, इनमें से आपको देखना है विद्युत का चालन हो गया। इन गुणों में क्या परिवर्तन आता है वो बताता है इसके दैशिक गुण को। ठीक, तो जब हमारे गुण दिशा को जैसे हम परिवर्तित करते हैं तो जब हमारे किरणों के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है तो वो विषम दैशिकता को प्राप्त करते हैं, अर्थात परिवर्तित होने की दशा में। और जब इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन से रेस को प्रवाहित करें, गुण समान रहते हैं, तो उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं समदैशिकता का गुण या समदैशिक। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए हम इसको लेके चलते हैं नीचे से ऊपर की ओर किसी एक रेस को, या कि आप इसको लेफ्ट टू राइट लेके चलते हैं, तो दोनों कंडीशन में आप देखेंगे कि ये कॉमन रूप से हमारे जितने भी पार्टिकल्स थे वो आते जाते हैं। मीन्स इसमें भी यदि लेके चलते हैं नेगेटिव पॉजिटिव का क्रम सीरियल नंबर से रहता है,
या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेके आते हैं तब भी आपको उसी क्रम में मिलता है। लेकिन जैसे इसके डायरेक्शन को थोड़ा सा आप बदल देते हैं, डायगोनल रे के चलते हैं, तो डायगोनल में आपको निगेटिव निगेटिव मिलने लगता है, अर्थात इसमें कोई भी पॉजिटिव नहीं मिलेगा। या फिर इसको आप यदि थोड़ा सा दूसरे अपोजिट डायगोनल में लेके चलते हैं तो आप देखेंगे इसमें कि इसका जो हमारे मिलने वाले इसके अवयवी घटक थे वो सभी सेम हो गए, अर्थात पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव हो जाते हैं। अब अपने से आप सपोज कीजिए कि जब इसके माइनस माइनस से होकर के कोई रेस गुजरेगी या प्लस प्लस से होकर के गुजरेगी तो उसका स्पीड एक अलग होगा, उसके गुणधर्म एक अलग होंगे। लेकिन जब वो प्लस माइनस से होकर के गुजरेगी तो उस कंडीशन में उसके गुणधर्म अलग होंगे, अर्थात इनके गुणों में क्या होता है, जैसे हम इनके दिशा को परिवर्तित कर देते हैं तो दिशा को परिवर्तित करने के साथ ही साथ इनके गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। अब दूसरी ओर देखते हैं हम लोग, जैसे अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बनाते हैं, इसमें से मान लीजिए कोई रेगुलर क्रम तो होता नहीं है इनमें से, फिर भी हम लोग कहीं कहीं पर रख लेते हैं, इसके रेगुलर क्रम को बना लेते हैं बीच में। ठीक, अब देखेंगे इसमें आप इसको लेफ्ट टू राइट लेके चलते हैं तो भी वही रहेगा, कहीं पर डबल आयन आएंगे, कहीं सिंगल आयन आएगा, कोई रेगुलर क्रम नहीं मिलेगा, हमको रैंडम में मिलेगा। दूसरे में यदि इसको टॉप टू बॉटम की ओर लेके चलते हैं तो भी वही रेंज रहता है इसका। यदि इसको हम सिंगल डायगोनल में लेके चलते हैं मींस बॉटम टू टॉप की ओर तब भी हमको वही क्रम मिलता है। यदि इसको आप दूसरे एंगल से लेकर के चलते हैं तब भी आपको ही मिलता है, अर्थात यहाँ भी देख रहे हैं दो सेम चार्ज हो गए, इसके बाद थर्ड आता है, यहाँ से अपोजिट क्रम में हो गए तीनों, यहाँ से ऊपर देखेंगे तब भी अपोजिट हो गए। ठीक इस तरह से आप क्या देखेंगे कि इसमें से जब इनका रेगुलेशन ही नहीं है, कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है, तो जब प्रकाश किरण को आप किसी भी डायरेक्शन से ले जाते हैं, किसी भी क्रम से ले जाते हैं, तो इसमें से जो मिलने वाले हमको भौतिक गुण होंगे किरणों के वो सभी समान होते हैं, अर्थात किसी भी क्रम में हमको समानता दिखाई नहीं देगी, सभी जैसे पहले से भी अलग रहेंगे और बाद में भी अलग रहेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इनकी ये गुण भी हमारी समझ में आ गए होंगे शायद, यदि नहीं आए हैं तो फिर से उनको हम एक बार रिपीट करेंगे। अभी अगले नंबर में देखते हैं इनके उदाहरण। एग्जाम्पल, जैसे आपने इसमें ले लिया NaCl, ClCl, ZnS, आइस। दूसरी ओर लेके चलते हैं, जैसे हो गया आपका प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ये सभी इस तरह के, अर्थात हम लोग जो ऊपर देख रहे हैं लक्षण वो सभी इनमें मिलेंगे, लेकिन इधर के लक्षण केवल प्लास्टिक, रबर या ग्लास जैसे या क्रिस्टलीय ठोसों में भी हमें मिलेंगे। चलते हैं हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं ऊपर से। अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित क्रम में होगी, चाहे आपका कितना भी बड़ा क्यों ना हो रेंज, एक लंबी एरिया में आप क्यों ना ठोस को ले लें, लेकिन उसके रचक अवयव एक निर्धारित क्रम में ही व्यवस्थित होंगे, चाहे उसको आप अंदर से लें, सेंटर से लें या उसके टॉप बॉटम से लें, टॉप से लें। दूसरी ओर देखते हैं इसमें अक्रिस्टलीय ठोसों में, तो इनमें से क्रम जो होगा वो अनियमित होगा, अर्थात इनमें कोई भी हमको नियमितता नहीं मिलेगी, चाहे आप इसको आप पदार्थ के केंद्र से लेकर के चलें या उसके ऊपरी भाग से लेकर के चलें, हर एक स्थान पर आपको अनियमित क्रम में अवयवी रचक मिलेंगे। दूसरे नंबर में देखेंगे आप इनके गलनांक निश्चित होते हैं, अर्थात जब आप इनको गर्म करेंगे तो एक निश्चित तापमान के बाद ही ये लिक्विफाइड होंगे। दूसरी ओर ये अनिश्चित क्रम में होते हैं, अर्थात इनका अनियमित होता है, अर्थात इनमें जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये एक निश्चित टेम्परेचर में मेल्ट नहीं होते, बल्कि एक रेंज में मेल्ट होते हैं, एक लंबे रेंज तक चलते हैं। इन्हें वास्तविक ठोस कहेंगे आप, जबकि दूसरी ओर
इनको कैसे कहेंगे हम, अतिस्थिति द्रव या सीडो सॉलिड या एमोर्फस कहा जाता है। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो था इनका वो था विषमदैशिक ठोस होते हैं, और दूसरी ओर ये समदैशिक गुण वाले होते हैं। चले यहाँ का हो गया, अब ध्यान देंगे, इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे और अगले वीडियो के लिए नेक्स्ट आवर में हम फिर मिलेंगे आपके साथ। धन्यवाद।